थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना, थोड़ा और आज और कंप्लीट कर देते हैं, फिर कल से हम लोग ऑसिलेशन चालू कर लेंगे। ठीक है, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर समझ गए थे आप लोग पूरा? हेलो, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर समझ गए थे कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो कुछ उसके क्वेश्चन और उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। सर रेफ्रिजरेटर का आखिरी वाला बताना ना। रेफ्रिजरेटर का आखिरी वाला? हाँ सर। ठीक है, मैं रिवाइज ले रहा हूँ एक बार, फटाफट देखो। इसमें हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, ठीक है, ये है सोर्स जहां से ये हीट एब्जॉर्ब करता है। इसका टेम्परेचर है T1 केल्विन। इससे कितनी हीट एब्जॉर्ब किया, ये है सिस्टम, और सिस्टम ने हमारे लिए वर्क किया W, और जो अमाउंट ऑफ हीट है ये कहाँ पे रिजेक्ट हो गई? सिंक पे। सिंक का मतलब हो गया यहाँ पे सराउंडिंग। ठीक है, समझ गए? और ये फ्लो चार्ट है, इट इज नॉट द एक्चुअल इंजन। एक्चुअल इंजन के डायग्राम अलग होते हैं, बट हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक फ्लो चार्ट बना दिए यहाँ पे, है ना। एंड रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, हीट पंप, या फिर आप इसी को रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हो। तो रेफ्रिजरेटर इसके उलट के काम करता है। दिस इज सोर्स, है ना, जिसका टेम्परेचर है T2 केल्विन। यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा डेल्टा Q2। ये सिस्टम हो गया, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, दिस इज द सिस्टम। और फिर जो रिमेनिंग हीट है ओवरऑल Q1, ये कहाँ पे रिजेक्ट कर देगा? सिंक पे, जिसका टेम्परेचर है T1 केल्विन। सिंक मतलब यहाँ पे क्या है? सराउंडिंग है ये। ठीक है, इंजन के लिए हम क्या लेते हैं? इंजन के लिए हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, और हीट पंप के लिए हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। दोनों के लिए ये इक्वेशन वैलिड आएगी, डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q2 प्लस W, चाहे इंजन की हम बात करें या रेफ्रिजरेटर की बात करें, दोनों के लिए ये इंजन सॉरी ये इक्वेशन वैलिड है। बिल्कुल देखो, फ्लो चार्ट से समझ में आ रहा है। ये एनर्जी आ रही है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक वर्क के फॉर्म पे और एक वेस्टेज वाले फॉर्म पे, है ना। ये वाली एनर्जी वेस्ट हो रही है और ये यूजफुल फॉर्म पे आ रही है। ऐसे यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके ऊपर वर्क हो रहा है, और जो दोनों एनर्जी का सम है वो ये होगी डेल्टा Q1 यहाँ पे। ठीक है, माइक म्यूट करो बेटा, माइक। हाँ, तो ये जो इक्वेशन है, चाहे इंजन ले लो आप, चाहे हीट पंप ले लो, ये इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड है। फिर इसमें है इस इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, इंजन की एफिशिएंसी इज गिवन बाय W अपॉन डेल्टा Q1, या फिर इट इज 1 माइनस, यहाँ पे W की जगह पे डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 पुट कर दोगे, इट इज डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब किया, Q2 अपॉन W। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, ये है एफिशिएंसी और ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 के फॉर्म पे भी इसको लिख सकते हो। फिर कार्नोट आए, कार्नोट थ्योरम मैं यहाँ पे लिख दूं। कार्नोट थ्योरम मतलब आइडियल इंजन वाली, है ना। डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू T1 केल्विन अपॉन T2 केल्विन। ऑलरेडी पढ़ लिए थे, मैं यहाँ पे पूरा ब्रीफ में दोबारा बता दे रहा हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, ये है कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम इसके लिए भी और इसके लिए भी लगेगी। तो जो इंजन की एफिशिएंसी है
ये किसके इक्वल आएगी यहाँ पे, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 इन केल्विन अपॉन T1 इन केल्विन, ध्यान रखना। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ये जो फार्मूला है ना, ये वाला, ये फार्मूला आप सिर्फ किसके लिए यूज करोगे, ओनली फॉर आइडियल इंजन। ये फार्मूला सभी हीट इंजन के लिए चलेगा, लेकिन ये वाला फार्मूला ओनली फॉर आइडियल हीट इंजन या कार्नोट इंजन, है ना, आइडियल इंजन के लिए। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम हर न्यूमेरिकल्स में इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किसके लिए, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल इंजन। तो ये इक्वेशन है फॉर आइडियल इंजन, ये आइडियल इंजन के लिए। ऐसे ही आइडियल हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस T2 केल्विन अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। ये अब टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आप किसी में भी ले सकते हो, केल्विन में भी ले सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो। इट इज T2 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 इन केल्विन माइनस T2 इन केल्विन। तो ये भी किसके लिए है, आइडियल हीट पंप के लिए है। तो ये वाली इक्वेशन भी है आपकी आइडियल हीट पंप, दिस इज फॉर आइडियल हीट पंप, ठीक है, समझ गए। तो ये पिछली क्लास का मैंने ब्रीफ में यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, समझ गया बेटा। हेलो, यस सर। ओके, अभी क्वेश्चन देख ले रहे हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें और फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। यस सर। एंड नाउ पेज नंबर 2, देखो पेज नंबर 2 पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन ये बना दिया मैंने कि ये आइडियल इंजन है मान लो ये, और ये भी आइडियल हीट पंप है। नाउ दिस इज आल्सो आइडियल, और ये भी आइडियल हीट इंजन है। आइडियल हीट इंजन मतलब कार्नोट इंजन, है ना, ये दोनों आइडियल है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आइडियल हीट इंजन, इसमें सोर्स का जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर मैंने लिया 27 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर ले लिया मैंने 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो, और अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, ये सपोज ये वाला डेटा मैं दे दूं यहाँ पे, जो हीट रिजेक्ट हो रही है इट इज इक्वल्स टू 50 कैलोरी पर सेकंड के रेट से यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी और ये वाली वैल्यू कितनी होगी। कैलोरी पर सेकंड क्या दिया हुआ है, ये कैलोरी पर सेकंड, एनर्जी दी है कि पावर दिया है, ये एनर्जी दिया है कि पावर दिया है, पावर। हाँ इट इज द पावर, है ना। और सिर्फ कैलोरी वाला फैक्टर रहता मतलब सिर्फ एनर्जी। तो ये कैलकुलेशन भी आपको कर लेने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पावर से भी कर सकते हैं और एनर्जी से भी कैलकुलेशन ये कर सकते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी, नीटा इज इक्वल्स टू, ये आइडियल इंजन है, एफिशिएंसी का फार्मूला 1 माइनस T2 इन केल्विन डिवाइडेड बाय T1 इन केल्विन। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि डायग्राम बना के दे, आपको ध्यान रखना है। T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर, सिंक मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, और T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, छोटी छोटी बातें। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना। तो ये कितने केल्विन हो गया, 227, इट इज 500 केल्विन, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, इट इज 300 केल्विन, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, इट इज 1 माइनस T2 की जगह पे आ जाएगा, इट इज 300 अपॉन 500, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, इट इज 2 अपॉन 5, 0.4, 0.4 मतलब कितना परसेंट आ गई एफिशिएंसी, 40% इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। और दूसरा, अब मैं यहाँ पे
since delta Q1 upon delta Q2 is equals to T1 in Kelvin upon T2 in Kelvin. इसको जरूरी नहीं जूल में कन्वर्ट करो. डेल्टा Q1 अपॉन 50 कैलोरी इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 300 कैल्विन. तो ये दो जीरो और कैंसिल आउट हो गए. डेल्टा Q1 विल बी 250/3 कैलोरी अमाउंट हीट. ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्ब करता है. सो इट इज 83.3 कैलोरी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है. तो जो रिजेक्टेड हीट आ रही है यहाँ पे, मतलब सॉरी वर्क डन, इट इज डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 एंड इट इज 250/3 माइनस 50. सो इट इज 100/3. 100/3 मतलब लगभग 33.3 कैलोरी के बराबर की का ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इंजन वर्क कर रहा है. समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? हेलो, कोई डाउट इस पे? ओके, स्क्रीनशॉट लो. स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, now पेज नंबर 3. ठीक है, देखो, दिस इज पेज नंबर 3. इस पे एक और क्वेश्चन है. इट इज नाउ आइडियल हीट पंप. आइडियल हीट पंप. हाँ, एक आइडियल हीट पंप हम ले रहे हैं. T1 Kelvin, this is the sink. डेल्टा Q1 सिस्टम, इसके ऊपर वर्क किए और ये हीट इसमें यहाँ पे रिजेक्ट किया. सोर्स, इसका टेम्परेचर T2 केल्विन है. ठीक है. सिंक का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस. सोर्स का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. और ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पर से, इट इज 20 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. आपको ये निकालना, आपको ये निकालना, वर्क डन निकालना. कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? अभी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना होता हमें हीट पंप के लिए. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आएगा इसका? दिस इज फर्स्ट पेज. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फार्मूला क्या होता है? डेल्टा Q2 अपॉन W या फिर T2 in Kelvin divided by T1 in Kelvin minus T2 in Kelvin. वैल्यू पुट कर दो. व्हाट इज T2? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन. ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल्स टू 273 केल्विन. और ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन T1. तो 273 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 273 एंड 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 27 केल्विन. लगभग आ जाएगा 10.1 बीटा. कोई यूनिट नहीं आएगी, है ना. 10.1 मैंने वैसे लिख दिया डायरेक्ट. देखो 27 से 27 एक बार गया, 3 पे जाएगा नहीं, एक जीरो लगाओगे. लगभग 27.1 10.1 या 2 के आसपास मिलेगा. तो मैंने इतना लिख दिया. ये 27 में एक बार चला गया, फिर नहीं जाएगा तो जीरो, फिर हो जाएगा 30 में एक बार गया, हम बराबर. सो 10.1 ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया. दूसरा, अब हमें वर्क डन और डेल्टा Q1 निकालना है. डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू T1 केल्विन अपॉन T2 केल्विन. दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू T1 कितना है हमारे पास में? T1 इज 300
T2 is 273 into delta Q2. So delta Q1 is equals to 300 divided by 373, 273 sorry, and into 20 कैलोरी। ये वाला जो भी आंसर आएगा उसको आप इस तरह से निकाल सकते हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2। वैल्यू पुट कर दो, ये वाला आंसर भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए इसका, हीट पंप का या रेफ्रिजरेटर का? इसमें क्या निकालते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। समझ गया बेटा इसका कैलकुलेशन? कोई डाउट है क्या? कैलकुलेशन समझ गए? हेलो, अरे कैलकुलेशन समझ गए? इट इज 21.97 calorie. So it is 21.97 minus 21.97 कैलोरी। इस पे क्या करना पड़ रहा है हमको? वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे तुमने बोले ऋषभ कि इसको अगर इंजन में कन्वर्ट करना है ना, तो इंजन में कन्वर्ट करने के लिए इस T2 को ग्रेटर करना पड़ेगा। सोचो कि अगर हम रेफ्रिजरेटर है घर में, एसी, उसके अंदर आग जला दें बहुत सारी, टेम्परेचर कितना कर दें, बाहर से ज्यादा कर दें, क्या होगा? क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी खर्च किए मोटर चलने लगेगी उसकी, क्या कंप्रेसर की? चलनी तो चाहिए, मतलब जाना तो चाहिए बाहर ही। नहीं, मैकेनिज्म थोड़ा बदलना पड़ेगा अंदर का ठीक है, क्योंकि जो बना है ना हमारा रेफ्रिजरेटर, वो कुछ मटेरियल ऐसे लगे कि एक तो उतना टेम्परेचर सहेंगे नहीं, जल जाएंगे वो। ठीक है, उसके अंदर के, समझ गए? हाँ सर। हाँ, नहीं तो काम तो करना चाहिए वैसे, क्योंकि रिवर्स है ना, रिवर्स प्रोसेस हो रही है, बिल्कुल काम करेगा रिवर्स है तो। लेकिन रेफ्रिजरेटर बनाते टाइम सोर्स, जो सोर्स रहता है, सोर्स के अंदर का जो टेम्परेचर, जो मटेरियल यूज करते हैं वो ऐसा यूज नहीं करते हम कि जो ज्यादा हीट को बियर करे, है ना, वो तो कम हीट को बियर करने वाला बनाते हैं। और इंजन में क्या करते हैं, सोर्स का मटेरियल ऐसा लेते हैं कि जो ज्यादा हीट को सह सके, बियर कर सके। समझ गए? सर वो रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी होती है वो कंडक्टिंग होती है क्या सराउंडिंग के साथ? हाँ, बाहर की कंडक्टिंग होती, अंदर की नहीं होती। ओके सर, फिर तो होना चाहिए ना सर। नहीं, होना तो चाहिए लेकिन इतना यूजफुल नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग अलग है ना। अगर आप बिल्कुल आइडियलिस्टिक बना दिए, मतलब कि इंजन और रेफ्रिजरेटर को बिल्कुल सेम सेम मटेरियल, सब कुछ सेम सेम आइडियल लेकर करे तुमने, वैसा का वैसे सिंपल सा, तो करेगा फिर तो वर्क। बात समझ गया? हाँ सर। अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करेगा। एक प्रकार से सोचो, साइलेंसर से तुम हवा भरने लगे उस पे, तो उल्टा इंजन चलेगा फिर। यही मतलब हुआ ना। बट डायरेक्टली ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसके लिए हमको। ठीक है, बट हो सकता है ऐसा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, बट कैसे करना है ये इंजीनियरिंग का काम है, ये फिर आपको सर डिजाइन। हाँ, सर फिर तो ये भी पॉसिबल होगा ना, जैसे अगर कोई टायर फटता है तो हवा बाहर आती है, तो टायर फटने के बाद हवा अंदर भी आनी चाहिए, वो और फूलना चाहिए। टायर फटने के बाद नहीं, तो वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ना बेटा, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए बाहर ही आती है। हाँ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पॉसिबल है सब कुछ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर टायर फट गया तो और बाहर की हवा अंदर जाएगी। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, ओके सर। ओके। फर्स्ट लॉ में ये भी पॉसिबल है कि डस्टर खुद ब खुद ऊपर चला जाए, और पॉसिबल है कि ऊपर से खुद ब खुद नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकता ना। ठीक है, हाँ सर। ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? यस सर। अब इसमें एक क्वेश्चन है, अब थोड़े कैलकुलेशन है, इस पे ध्यान देना है। पेज नंबर 4,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेज नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये लिया हमने 2 मोल हीलियम गैस, 2 मोल हीलियम गैस लिए, ठीक है, और इसका पीवी डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज दियर पीवी डायग्राम, ठीक है, ये पीवी डायग्राम है और पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से बना है। स्टेट ए, यहाँ पे टेम्परेचर है 2P0, ये स्टेट बी, ये स्टेट सी और ये स्टेट है डी, ठीक है। दिस स्टेट इज डी, वापस अपनी जगह पे आ गया V0, यहाँ पे वॉल्यूम है V0 और ये वाला वॉल्यूम है Q0, ठीक है, समझ गए ना। सीधा सा क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। दिस साइकिल मतलब एबीसीडी जो साइकिल, इस साइकिल की एफिशिएंसी आपको निकालनी है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ध्यान रखो, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल का मतलब होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ साइकिल का मतलब है नेट वर्क डन, दिस इज नेट वर्क डन होल डिवाइडेड बाय total heat supplied to the system, total heat added, total heat added, total heat added मतलब डेल्टा क्यू, आप इसको प्लस ले लो, जितनी हीट आपने ऐड की है यहाँ पे, वो जो रिजेक्ट हुई उससे मतलब नहीं है, जो हीट आप ऐड कर रहे हो, जितनी हीट आप ऐड कर रहे हो उससे हमें मतलब होता है। समझ गए क्वेश्चन? सर और एक बार बताना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बेटा, एक साइकिल दी हुई है, पीवी ग्राफ बना हुआ है, एक साइकिल दी हुई है ए बी सी डी, साइक्लिक प्रोसेस है एक ये, और इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी आपको निकालना है, ठीक है। हाँ सर, वो फॉर्मूला कैसे लिखे? जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस होती तो उसकी एफिशिएंसी होती नेट वर्क डन कितना मिला है ना, डिवाइडेड बाय आपने कितनी एनर्जी उसको सप्लाई की। एफिशिएंसी का एक ही फार्मूला, और कुछ नहीं। ओके सर। ओके, एफिशिएंसी के लिए एक ही फार्मूला है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। जो हीट रिजेक्ट करेगा सिस्टम, उससे हमें मतलब नहीं है, जो हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं वो है ना एफिशिएंसी के लिए। बट ये डायरेक्ट आप लग रहा है सॉल्व करने में कि यार ये तो बहुत सीधा सीधा दिख रहा है, और आप यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते देखो। अब इसमें कॉमन मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट से, क्या करते हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। अब क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर ए से चलकर हम वापस ए तक आते हैं, तो डेल्टा यू में जो चेंज आएगा वो कितना हो गया, 0, बराबर है। यस सर। तो देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू बन गया तुम्हारा डब्ल्यू। तो एफिशिएंसी फटाफट करते, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, ये कट गया 1। बट ये गलत है, दिस मेथड इज गलत, लॉ इज राइट, ठीक है, मेथड गलत है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए में आने में हो सकता है ए से बी में हीट रिजेक्ट हो रही हो और बी से सी में रिजेक्ट हो रही हो, और सी से डी में एब्जॉर्ब हो रही हो और डी से ए में एब्जॉर्ब हो रही हो। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, रिमेंबर टोटल हीट एडेड टू द सिस्टम। तो जहां जहां पर हीट ऐड हो रही है, आपको सिर्फ वो वाले पोर्शन को लेना है, जहां पर हीट रिजेक्ट हो रही है वो वाली हीट आपको काउंट नहीं करना, वो तो वेस्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो नेट वर्क डन का कैलकुलेशन मुश्किल काम नहीं है इसमें। नेट वर्क डन तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा आपका सीधा सीधा, दिस इज द नेट वर्क डन। क्योंकि इस प्रोसेस में जो नेट वर्क डन है, ये सबसे आसान काम है कैलकुलेशन।
एरिया ऑफ दिस पोर्शन, तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन अगर लोगे तो ये पी नॉट है और ये कितना हो गया तुम्हारा वी नॉट, तो इट इज पी नॉट एंड वी नॉट। समझ गए कि नहीं? लेंथ इनटू ब्रेथ डाल दो ना, अरे हाँ या ना, तो लेंथ हो गई इसकी वी नॉट, पी नॉट वी नॉट बन गया ये। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? कोई डाउट इस पे? नहीं ना? तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो नेट वर्क डन का कैलकुलेशन सबसे आसान है, और नेट वर्क डन इज पॉजिटिव हियर, ये भी पॉजिटिव नेट वर्क डन है क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है, ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब दूसरा कैलकुलेशन देखो हीट के लिए, तो सबसे पहले हीट के लिए देखो आप ए से बी में, ए से बी बताओ जरा कौन सी प्रोसेस है, देख के बताओ ए से बी ये कौन सी प्रोसेस है? ए से बी आइसोबैरिक आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में बेटा हीट एडिट का फार्मूला क्या आएगा? बोलो जल्दी से। NCP delta T. हाँ NCP delta T. यस इट इज एन सी वी डेल्टा टी, बराबर है, और इसको एन ले लो, कौन सी गैस, सॉरी एन सी पी डेल्टा टी, बराबर है। ये कौन सी गैस है? 2 मोल हीलियम गैस। हीलियम गैस के लिए सीपी कितना होता है? 3/2, इट इज 5/2। हाँ सॉरी इट इज 5/2, गुड, 5/2 आर डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा टी पता है क्या? डेल्टा टी पता है क्या? No sir. नहीं है, डेल्टा टी नहीं पता। डेल्टा टी नहीं पता तो कुछ और कर सकते, कोई और जुगाड़। 5/2 एन आर डेल्टा टी, सिंस पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा भी इज एन आर डेल्टा टी। हमारा काम बन गया यहाँ पे, इट इज 5/2 एन आर। अब आर को बाहर एन आर डेल्टा टी की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दो, पी डेल्टा वी लिख दो। इट इज 5/2, प्रेशर इज 2p नॉट एंड चेंज इन वॉल्यूम ये वाला है, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली, और ये चेंज इन प्रेशर है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम इज वी नॉट हियर, और ये पॉजिटिव चेंज है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज 5p नॉट v नॉट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। ए से बी में हीट एडेड निकल गई, अभी बी से सी में निकाल के बताओ जरा कितना आएगा, डेल्टा क्यू। बी से सी ये कौन सी प्रोसेस है? बी से सी, बी टू सी इज विच प्रोसेस? Isoporic. क्या फार्मूला लगेगा? क्या फार्मूला लगेगा? NCV डेल्टा टी into n delta t। n इंटू 3/2 आर डेल्टा टी बराबर है, सिंस पी भी इक्वल्स टू एन आर टी लगा दें क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो v डेल्टा p इज इक्वल्स टू बन जाएगा तुम्हारा v डेल्टा p की जगह पे एन आर डेल्टा टी हो जाएगा ये। तो हमारा काम और आसान हो गया, 3/2 एन आर डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, एन आर डेल्टा टी करते टाइम आप v डेल्टा p लिखोगे, और इट इज 3/2, वॉल्यूम इज हेयर 2v नॉट, लेकिन डेल्टा p अभी फाइनल प्रेशर ये वाला है p नॉट और इनिशियल 2p नॉट है, तो फाइनल प्रेशर इज p नॉट एंड इनिशियल इज 2p नॉट। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इट इज 3v नॉट इंटू माइनस p नॉट एंड इट इज माइनस 3p नॉट v नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन का मतलब बताओ जरा, ये वाली हीट ऐड हो रही है कि यहाँ पे सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है? हाँ हाँ ये रिजेक्ट हो रही, तो ये तो काम की आई नहीं हमारी, है ना, ये वाली हीट काम की नहीं है। अब सी से डी पे देखो, क्या डायग्राम देख के डायरेक्ट बता सकते हो कि कहां कहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी और कहां पे रिजेक्ट होगी? हेलो सर C से D की इन्वॉल्व होंगे। सी से डी में भी बेटा रिजेक्ट होगी, डी से ए में
प्रेशर बढ़ रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वहां पे हीट एब्जॉर्ब आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने पे हमको पता चलता है, प्रोसेस देख के डायरेक्ट, नहीं तो फिर पूरा स्टेप आपको सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। एक तरीका और ये कर सकते थे कि ए पे आप टेम्परेचर इमेजिन कर लेते कुछ, फिर बी का टेम्परेचर, फिर सी का टेम्परेचर, फिर डी का टेम्परेचर निकाल लेते, और आसान है टेम्परेचर निकालना, ठीक है। हेलो, अरे समझ गए? सर हाँ बोलो। सर कागा पे रिजेक्ट होने वाले और एब्जॉर्ब होने फिर से बताना। ठीक है, देख ए से बी में तो एब्जॉर्ब हो रही, डायरेक्ट आ गया, पॉजिटिव आंसर आया। और ए से बी में हीट वैसे भी एब्जॉर्ब होती, डायरेक्ट देख के भी पता चल रहा है, क्योंकि ए से बी में कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है। तभी होगा जब सिस्टम को हीट देंगे, तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना वहां पे। हेलो, उसके बाद बी से सी में क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर कब डिक्रीज होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बताओ जरा, थोड़ा सोचो। वॉल्यूम को तुमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, कब होगा? थोड़ा सोचो, खुद से लॉजिक लगा के सोचो। हेलो, अरे जब जब हीट गैस, रिलीज होंगे। हाँ रिलीज हाँ, होंगे। जब गैस का टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा ना तुमको, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तभी प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम को तो कांस्टेंट कर दिया तुमने। टेम्परेचर डिक्रीज होना मतलब सिस्टम अपने अंदर से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हीट बाहर निकलेगी। यहाँ पर भी प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम को कम कर रहा है, प्रेशर को कोई छेड़ नहीं रहा है, सिर्फ वॉल्यूम कम कर रहा है। कैसे कम होगा भाई? प्रेशर में डिफरेंस, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। ये भी तभी होगा जब आप टेम्परेचर को कम करो। यार लाइट गोल हुई है, मैं नेटवर्क शिफ्ट कर रहा हूँ, हाँ थोड़ी देर के लिए डिस्टरबेंस होगा। अभी आ गया, हाँ। हेलो नमन, बोल नमन। कुछ नहीं सर, वो बीच में गायब हो गए थे, आप इसलिए पूछ रहा था। ओके फाइन। देखो अभी तो सी से डी में भी, सी से डी में आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। ये भी तभी होगा गैस का जब इससे हीट बाहर निकलेगी। कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, है ना, कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। और अगर मैं ए पोजीशन, यहाँ पर स्टेट ए का टेम्परेचर अगर टी ले लूं, तो बी का टेम्परेचर बता सकते हो कितना होगा? ए का टेम्परेचर अगर टी है तो यहाँ का टेम्परेचर कितना आएगा बता सकते हो डायरेक्ट? क्या, कौन सा लॉ लगेगा? हेलो, अरे प्रेशर P1 कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदल रहा है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम v नॉट से 2 v नॉट हुआ, तो डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के आप देख सकते हो ये वाला टेम्परेचर कितना आएगा, 2t आएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, सी पोजीशन का, सी स्टेट का टेम्परेचर बताओ डायरेक्ट। सी स्टेट का टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, 2p नॉट है, 2p नॉट से p नॉट तक गए, कितना होगा? p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो 2t से t बचेगा। सर टी होगा। हाँ t आ जाएगा डिक्रीज होके, वेरी गुड, डायरेक्ट t बचेगा यहाँ पर का टेम्परेचर। चलो वो भी मैं बता देता हूँ, बट इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ये टेम्परेचर वाली मेथड भी हम लोग देख लेंगे एक बार, बट पहले इस डायरेक्ट करके देख लेते हैं सर हाँ, बहुत ब्लर हो रहा, कुछ दिख रहा नहीं। हाँ सर। 2 मिनट। सर डी पे T/2। ओके देखो अभी, हाँ तो अभी हम ये डायरेक्ट ये वाली मेथड से देख रहे हैं। अगले पेज पे आता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? ये ध्यान रखना कौन सी प्रोसेस में कितना
तो इस पे नेट वर्क डन कितना आ गया निकल के हमारे पास में, इट इज पी नॉट वी नॉट विथ पॉजिटिव साइन डेल्टा क्यू ए टू बी, ये कितना आया था फार्मूला, इट इज 5/2 पी नॉट इंटू, नहीं 5 पी नॉट वी नॉट आया था ना, एंड डेल्टा क्यू फ्रॉम बी टू सी कितना आया हमारे पास, -3 पी नॉट वी नॉट, बराबर है। और अब हम देख ले रहे हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू फ्रॉम सी टू डी, अगेन प्रेशर इज कांस्टेंट, इट इज एन सी पी डेल्टा टी एन इंटू 5/2 आर, एंड डेल्टा टी सिंस पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। पेज नंबर कौन सा है ये, पेज नंबर कौन सा है, फोर्थ। हाँ, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, सो पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, यहाँ पे लगा सकते हो, इट इज 5/2 एन आर डेल्टा टी, 5/2 एन आर डेल्टा टी की जगह पे आप लगा सकते हो पी डेल्टा वी, सो इट इज 5/2, पी इज पी नॉट एंड डेल्टा वी देखो, फाइनल वॉल्यूम इज वी नॉट, इनिशियल इज 2 वी नॉट, एंड द आंसर इज -5/2 पी नॉट वी नॉट। तो यहाँ पर भी माइनस साइन आया, मतलब हीट यहाँ पर भी रिजेक्ट हो रही है। और अब हम देख ले रहे हैं डेल्टा क्यू डी टू ए वापिस से, तो डी से ए तक जाने में फिर से फार्मूला एन सी वी डेल्टा टी लगेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर सॉल्व कर दो, एन इंटू 3/2 आर डेल्टा टी, फिर से सी वी इक्वल टू एन आर टी से, अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो v डेल्टा p इज इक्वल टू एन आर डेल्टा t आप लगा सकते हो, एंड इट इज 3/2 एंड इट इज v डेल्टा p, 3/2 वॉल्यूम इज v नॉट, प्रेशर इज 2p नॉट माइनस p नॉट, क्योंकि फाइनल प्रेशर 2p नॉट है, इनिशियल p नॉट है, तो सॉल्व करने पे बचेगा 3/2 p नॉट v नॉट, ठीक है। तो अभी देखो हीट कहां कहां पर हम ऐड कर रहे हैं, सो टोटल एडेड हीट कितना आ गया, सो देयरफॉर डेल्टा क्यू प्लस मतलब टोटल हीट एडेड टू द सिस्टम, टोटल हीट एडेड टू द सिस्टम, टोटल हीट एडेड टू द सिस्टम कहां कहां पे ऐड हो रही है, एक तो कौन कौन से पाथ में हो रही, एक हो रही ए से बी में, प्लस दूसरा कहां पे ऐड हो रही है, डी से ए में हो रही, बाकी जगह पे रिजेक्ट हो रही, तो उनको लेना नहीं। तो इट इज 5 पी नॉट वी नॉट प्लस 3/2 पी नॉट वी नॉट, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज 13/2 पी नॉट वी नॉट। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं, हाँ स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, हाँ स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, यस हाँ अभी देखो अब इस पे, हाँ अब हमें एफिशिएंसी निकालना, पेज नंबर 5, तो एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ये भी हमने निकाल दिया, फाइव बाई टू पी नॉट वी नॉट एंड डेल्टा क्यू डी टू ए, इट इज 3/2 पी नॉट वी नॉट। So therefore efficiency of cycle neta is equals to net work done divided by total heat added. तो net work done is P naught V naught and total heat added. तो heat कहाँ पे ऐड कर रहे हैं आप देख सकते हो, ये यहाँ पे heat ऐड हो रही है और ये वाली heat ऐड हो रही है, तो दोनों को ऐड कर दो, इट इज 5 पी नॉट वी नॉट, वैसे तो मैंने कर दिया था, डिवाइडेड बाय 3/2
P naught V naught, and after solving this, P naught V naught divided by 13 by 2 P naught V naught, ये कैंसिल हो गया, 2 by 13 0.1, कितना आएगा फिर 0.1 तो आ गया, अभी कितना बचा 70 लगभग, तो ये लगभग आ जाएगा 15.3%। तो इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है ये लगभग 15.3% है। समझ गए एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकालना। ये मैंने पीवी ग्राफ के लिए निकाला है, आप किसी भी ग्राफ के लिए निकाल सकते हो ऐसा, ठीक है, समझ गए। ये मैंने पीवी ग्राफ के लिए निकाला है, आप किसी भी ग्राफ के लिए निकाल सकते हो। अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे एफिशिएंसी ऑफ साइकिल के कैलकुलेशन में? नो सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। दूसरा तरीका ये था कि आप टेम्परेचर से भी कैलकुलेशन कर सकते थे, टेम्परेचर लेके, ठीक है, टेम्परेचर लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते थे। वो कैसे करते? पेज नंबर 6 पे आ रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए क्या? पेज नंबर 6, टेम्परेचर लेके भी आपको अमाउंट ऑफ हीट तो निकालना ही पड़ता है, नेट वर्क डन ये आएगा ही। टेम्परेचर से कैसे कैलकुलेशन करते, तो यहाँ पे आप मान लेते कि लेट टेम्परेचर एट ए स्टेट ए पे टेम्परेचर इज टी है या टी नॉट मान लो। स्टेट ए पे आपने टेम्परेचर टी नॉट ले लिया है, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर एट ए इज टी नॉट। अब ए से बी जो प्रोसेस है आपकी, ये है आइसोबेरिक प्रोसेस, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। सो डायरेक्ट आप देखोगे VB अपॉन VA इज इक्वल टू TB अपॉन TA, ठीक है। VB कितना है 2V नॉट है, VA कितना है V नॉट है, TB हमें नहीं पता, और ये T नॉट है। V नॉट से V नॉट कैंसिल हो गया, TB इज इक्वल टू 2T नॉट आ गया, आपने ये निकाल दिए, ठीक है। और अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q A2B, फार्मूला लगा देते NCP डेल्टा T का, तो नंबर ऑफ मोल N, CP की जगह पे आप कितना यूज कर लेते, नंबर ऑफ मोल का कोई काम नहीं आता वैसे ना, 5/2R एंड डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो इट इज N into 5/2R और इट इज 2T नॉट माइनस T नॉट, 2 से 2R, N वैसे 2 है, इट इज 5/2R और यहाँ पे हो गया 2। N रहेगा भी तो वो लास्ट में जाके कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन वर्क डन में जो N बचता वो कैंसिल नहीं होता। वर्क डन में तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म पे चाहिए, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फाइनल आंसर के लिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इट इज 5 ऑफ R इंटू टी नॉट। लेकिन इसमें भी जब आपका जो आंसर है, अगर आप इसके फॉर्म पे लेके चल रहे हो, है ना, ये वाले फॉर्म पे आप अगर आंसर लेके चल रहे हो, तो फिर से लास्ट में आप उलझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ P नॉट V नॉट के फॉर्म पे, मतलब कैलकुलेशन आपको थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे इसमें, है ना। आपको P नॉट V नॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा RT में, और वो कन्वर्जन कैसे करते हैं, आप स्टेट A के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं, फॉर स्टेट A के लिए PA VA NRTA। तो स्टेट A पर प्रेशर है 2P नॉट, वॉल्यूम है V नॉट, नंबर ऑफ मोल T है N है इंटू R, और T A की जगह पे आप लिख सकते थे T नॉट। तो इससे P नॉट V नॉट की जो वैल्यू है, ये देखो 2 से 2 कट गया, और P नॉट V नॉट की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, RT नॉट के इक्वल है। तो P नॉट V नॉट की वैल्यू हमेशा कितनी यूज करना पड़ेगा आपको, RT नॉट के बराबर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो P नॉट V नॉट है
ये वाली वैल्यू भी आपकी किसके बराबर आ गई यहाँ पे, RT0 के बराबर आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि जो मोर देन वन चॉइस वाले ऑप्शन आते हैं जी एडवांस वगैरह में, उसमें ये ऑप्शन रहते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस दे देगा ऐसा, मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक ये साइक्लिक प्रोसेस दे दिया, उसमें बोल दिया कि नेट वर्क डन कितना है, निकाल लिए। नेट वर्क डन में ये वाली वैल्यू भी दी है और ये वाली वैल्यू भी दी है, यहाँ पर का टेम्परेचर T0 उन्होंने लिया हुआ मान लो, तो बेटा ये भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है ना, एफिशिएंसी ऑफ साइट के लिए या हीट के कैलकुलेशन के लिए। तो जो हीट का कैलकुलेशन है QAB, तो ये वाली वैल्यू या तो आप 5RT0 लिख दो या 5 ऑफ RT0 की जगह पे आप P0 V0 भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन आपके प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म पे भी हो सकते हैं, टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट के टर्म पे भी हो सकते हैं, और अगर और ज्यादा डेटा दिया हुआ है तो फिर न्यूमेरिक डेटा में भी हो सकता है। बट जनरली जो मोर देन वन चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से बन जाते हैं आपके, ठीक है। इसलिए मैंने हर एस्पेक्ट्स में कैलकुलेशन तुमको बताई कि कैसे कर सकते हैं। अभी समझ गए? सर जो फॉर स्टेट ए है उसमें 2 कहाँ से आया? POVO बेटा कहाँ पे? जो लास्ट है आपने रेड पेन से लिखे हो लास्ट में फॉर स्टेट ए के लिए। हाँ सर। देख वहां पे स्टेट ए के लिए हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, PAVA मतलब प्रेशर एट ए वॉल्यूम एट ए इक्वल्स टू NRTA लिखोगे ना इक्वेशन। ओके नमन आ जा। हाँ हेलो कुणाल। हाँ सर। अभी समझा? ए स्टेट ए पे प्रेशर कितना गैस का? 2P0 P0 है, इसलिए वो लिखे, और स्टेट पे वॉल्यूम कितना V0 है, ठीक है। हाँ सर समझ गया। अभी समझ गया? तो ऐसे बाकी जगह के लिए लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे ही आपको बी स्टेट के लिए भी यही आइडियल गैस इक्वेशन लगा के वहां पर का टेम्परेचर भी निकाल सकते हो बी पोजीशन का, क्योंकि बी पोजीशन पे तुमको नंबर ऑफ मोल पता है, टेम्परेचर बस नहीं पता, प्रेशर पता, वॉल्यूम पता है, निकल जाएगा टेम्परेचर डायरेक्ट। समझ गया? या तो लॉ अप्लाई करके निकालोगे। सर हाँ बोलो। यार अपन ने ए पोजीशन को ही क्यों लिया, बी पोजीशन को तो फर्क निकाल सकते थे, किसी भी पोजीशन से निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे अगर ए पोजीशन का टेम्परेचर T0 क्वेश्चन में दिया तो वहां से चलो, नहीं दिया तो अपनी मर्जी से तुम कहीं पर का भी टेम्परेचर लेके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेम आंसर आएगा सर? हाँ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ इस पे फर्क पड़ सकता है, P0 V0 पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये RT0 वाली वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है वहां पे कि कुछ और में आ सकता है, लेकिन फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डेल्टा QAB है इस ग्राफ के लिए ये 5P0 V0 ही आएगा, हाँ। लेकिन ये RT0 वाले में फर्क पड़ सकता है अगर आप दूसरी जगह का टेम्परेचर लेके करते हो या कुछ और टेम्परेचर लेके करते हो तो, ठीक है। हाँ सर। हाँ फाइनल आंसर में एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फाइनल आंसर्स हैं इसके, ठीक है। समझ गए? सर ओके इंटीजर टाइप भी बन गए, समझ ले। ये इतना फेवरेट टॉपिक है जेई एडवांस का, एक क्वेश्चन समझ लो आता ही है, तुम पुराने ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, जेई एडवांस में इस सेक्शन से क्वेश्चन बनते ही हैं ग्राफ वाले, क्योंकि पूछने के लिए बहुत कुछ रहता है और एक प्रकार से बोनस मार्किंग है यहाँ पे, है ना, क्योंकि टॉपिक आसान पड़ता है ये और क्वेश्चन जरूर आता है, या तो ये पैराग्राफ में डाल देगा, मैट्रिक्स मैच डाल देगा, ये मतलब इतना ऐसा टॉपिक है क्योंकि हर चीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, हाइब्रिड क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। देख यहाँ पे आप बॉयल्स लॉ लगा लो, चार्ल्स लॉ लगा लो, हीट का कैलकुलेशन कर लो, वर्क डन कैलकुलेट कर लो, मतलब हर कुछ यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन होता है, इसलिए ये टॉपिक पे क्वेश्चन बनते ही हैं हर साल। समझ गए? ग्राफिकल जो कैलकुलेशन होते हैं, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, एक ही ग्राफ से सब कुछ कैलकुलेशन होता है, मतलब जितना चैप्टर में पढ़े हो ना पूरा हर चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कैलकुलेशन में, तो ये ध्यान रखो, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर से, खासकर मल्टीपल चॉइस भी बनते हैं, पैराग्राफ भी बन जाते हैं, इंटीजर भी बना देते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर से, ठीक है। हेलो समझ गए? अब देख मैंने स्टेट ए से बी तक के लिए बस बताया टेम्परेचर को लेके, तुम बी से सी भी निकाल सकते हो, सी से डी निकाल सकते हो इसी मेथड से। हेलो
सी से डी निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ, ऐसे डी से ए भी निकाल सकते हो फिर सेम मेथड से, है ना? तो मैंने टेम्परेचर के मेथड से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो आप। अच्छा, अगर मान लो VT ग्राफ दिया हुआ है तो वहां पर वर्क डन और हीट के कैलकुलेशन कैसे करना है? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए सर। Now this is page number 7. Question है, now this is VT graph, 2 mole helium gas. निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ है, एक VT ग्राफ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है कि भाई हर एक स्टेट पे आपको प्रेशर निकालना है, हर एक स्टेट पे अब आपको टेम्परेचर निकालना है, वॉल्यूम 2 जगह का दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल 2 है, 2 मोल इसमें हीलियम गैस लिए हमने, तो सारे कैलकुलेशन कर सकते हो आप यहाँ पे कि नहीं? फाइंड क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो प्रेशर एट A, B एंड C, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के लिए हीट कितनी है, वर्क डन कितना है। चलो मैं छोटा सा एक हम ले रहे हैं, हीट सप्लाइड फ्रॉम A to B, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम A to B, वर्क डन इन A to B। समझ गए? इसमें भी एफिशिएंसी ऑफ साइकिल आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर एफिशिएंसी ऑफ साइकिल पूछता है ना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। उसका रीजन ये है कि आपको हर एक स्टेज के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, सभी को ऐड करोगे तब नेट वर्क डन आएगा, और सभी स्टेट में आपको कितनी हीट ऐड की है वो निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, बट कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल काम नहीं है। फटाफट देख के हम बता सकते हैं, जैसे A से B में अगर देखोगे, A से B कौन सी प्रोसेस है, डायरेक्ट देख के बताओ जरा। A से B कौन सी प्रोसेस है? B पे टेम्परेचर निकाल लो, C पे टेम्परेचर निकाल लो, A का टेम्परेचर दिया हुआ है। हाँ ये बताओ जल्दी से, A से B कौन सी प्रोसेस है बेटा? VT ग्राफ अगर ओरिजिन से पास होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोबेरिक। हाँ, इट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। समझ गए आइसोबेरिक क्यों है? आइसोबेरिक प्रोसेस क्यों, समझ गए? अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो A से B इज आइसोबेरिक, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, अच्छी बात आ गई। तो प्रेशर की वैल्यू निकाल लेते पहले फटाफट। तो यहाँ पर सिंस प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B, फार्मूला लग जाएगा nRTA upon VA. So now pressure at A will be number of mole 2, gas constant R, temperature 200 Kelvin, volume is 4 meter cube। 100 R के बराबर प्रेशर आ गया। R के फॉर्म पे लिखा रहने दो,
और अगर न्यूमेरिक डेटा दिया हुआ है तो फिर आर की वैल्यू भी पुट कर दो। सो इट इज 8.314 इंटू 100, आंसर आ जाएगा आपका जूल में। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ओ सॉरी, प्रेशर है तो प्रेशर का आंसर आएगा आपका पास्कल में। एंड अब हीट सप्लाई देख लेते हैं। तो डेल्टा क्यू ए टू बी, लेकिन यहाँ पर का टेम्परेचर नहीं पता है, तो टेम्परेचर जानने के लिए आप V प्रोपोर्शनल टू T लगा दोगे। तो वॉल्यूम एट ए अपॉन वॉल्यूम एट बी, टेम्परेचर एट ए अपॉन टेम्परेचर एट बी। ए पे वॉल्यूम है 4, बी पे वॉल्यूम है 12, ए पे टेम्परेचर है 200, बी पे टेम्परेचर नहीं पता। 4 1 4, 4 3 12, टेम्परेचर एट बी इज 600 केल्विन, ये निकाल दिया। अब हीट सप्लाई का फार्मूला NCP डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल 2, इट इज 5/2 R। टेम्परेचर यहाँ पर का आंसर कितना आ गया, यहाँ का टेम्परेचर भी आपको पता चल गया, इट इज 600 केल्विन। वैल्यू पुट कर दो, 600 माइनस 200, 2 से 2 गया, इट इज 5 R इंटू कितना बचेगा 400, मतलब 2000 R के बराबर क्या आ गया यहाँ पे, हीट एडेड आ गई। हीट एडेड आ गई, आपने और क्या निकाल दिए। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकल जाएगी इसी तरह से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला डेल्टा U फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू NCB डेल्टा T कर दो। ऐसे वर्क डन, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लगा दो, डेल्टा Q AB माइनस डेल्टा UAB। ठीक है, वर्क डन आप ऐसे निकालोगे। तो ये फिर हर प्रोसेस के लिए करना पड़ेगा, ऐसे B से C के लिए करो, फिर C से D के लिए, A के लिए करो। फिर नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन मतलब ये वाला, इस पाथ का वर्क डन प्लस इस पाथ का वर्क डन प्लस इस पाथ का वर्क डन। वैसे ये C से A के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्क डन के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 है। तो यहाँ और यहाँ पर इसका वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना एग्जाम में कि कहाँ का हम कैलकुलेशन ना करें, पता चल रहा है हर जगह कैलकुलेशन कर रहे, 0 है तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हीट एडेड, यहाँ पे हीट ऐड हो रही है, यहाँ पर भी आएगी, लेकिन यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा, वहां पे हीट रिजेक्ट होगी। तो जो हीट रिजेक्ट होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें वैसे भी। यहाँ पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर फिर से डिक्रीज कर रहे हो आप, तो यहाँ पर भी हीट रिजेक्ट होगी, तो हीट सिर्फ यहाँ पे ऐड होगी। और साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। तो वाली बात भी खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी होगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं। हेलो सर। हाँ बोलो सर BC पे एक और बार बताना। कौन सा वाला बेटा। सर B से C। देख B से C में सुन, B से C में क्या हो रहा है तू खुद सोच पहले। B से C में क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यस सर। टेम्परेचर कैसा है, बढ़ रहा है। बढ़ कहाँ रहा है, अरे टेम्परेचर B से C में 600 केल्विन है ना, बी पे भी सॉरी उतनी 600 है। टेम्परेचर। हाँ, तो तू इमेजिन कर कि कोई सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगी हुई है, और तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो। वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या आएगा वहां पे, बताओ जरा। हाँ, हीट रिलीज होंगे। प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, सर बढ़ेगा। हाँ प्रेशर बढ़ेगा। तो निकाल लेना कैलकुलेशन से, मतलब अल्टीमेटली मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही B से C का कैलकुलेशन करो, C से A का कैलकुलेशन आप लोग करो खुद से। देख B से C में हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है। तो डेल्टा Q फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C, और वर्क डन नेगेटिव है, तो डेल्टा Q भी B से C में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ गया। यस सर। हाँ, तो सीधा सीधा आप इस तरह से कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। ओके, आज के लिए